जी स्टूडेंट्स, उसी की तरफ आता हूँ। मैं जो बात कर रहा था कि बेसिस को कैसे सिलेक्ट किया जाएगा। देखिए, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो मटेरियल ओरिएंटेड होती हैं। मटेरियल ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जिसमें जो कॉस्ट है, प्रोडक्शन कॉस्ट का मेजर एलिमेंट मटेरियल है। उस सूरत में हम डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट को प्रेफर करेंगे। अगर आपकी लेबर ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे हैंडमेड प्रोडक्ट ज्यादा बनती हैं, लेबर ज्यादा इन्वॉल्व है, वहां पर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट या डायरेक्ट लेबर और वो हमारी बेस्ट बेस है। और अगर आपकी अ, या उन दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर मटेरियल और लेबर कॉम्बिनेशन में दोनों ही मटेरियल हैं, दोनों ही मेजर हैं, तो फिर प्राइम कॉस्ट को हम प्रेफर करेंगे। और अगर सारे के सारे इवेंट्स मिक्स होते हैं, यानी तमाम की तमाम ही सेम होती हैं, तो आउटपुट की तरफ भी मूव कर सकते हैं। इट इज ओनली बेस्ड ऑन जजमेंट, मैनेजमेंट जजमेंट पर बेस करती है, वो बेहतर डिसाइड कर सकते हैं। या एज अ कंसल्टेंट जब मैं सिनेरियो देखूंगा तो मैं बता सकता हूँ कि यहाँ पर कौन सी बेस ज्यादा बेटर होगी। ठीक है, अब इससे अगले स्टेप पे चलेंगे, स्टेप नंबर 5। अब एब्जॉर्प्शन रेट निकल आया है, वो किसी पर भी बेस कर सकता है, जैसे मैंने अभी आपसे डिस्कस किया। अब नई बोर्ड में आपसे शेयर करूंगा। जी, नंबर 5 मेथड, स्टेप नंबर 5, एब्जॉर्ब प्रोडक्शन ओवरहेड्स टू प्रोडक्ट कॉस्ट। अब प्रोडक्ट कॉस्ट को हमने प्रोडक्शन ओवरहेड एब्जॉर्ब करने हैं। जैसे पहली शीट पे मैंने आपको एक फ्लो चार्ट बना के दिया था और उसमें लिखा था कि एक डायरेक्ट कॉस्ट है। डायरेक्ट कॉस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट को ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुकी है, और इनडायरेक्ट कॉस्ट सारी की सारी एलोकेट हो रही, क्लोज हो रही है किसमें, आपकी प्रोडक्शन ओवरहेड में। और वहीं से अब हम ट्रांसफर कर रहे हैं, अब रेट आ चुका है। अब मैं जब एब्जॉर्ब करूंगा तो सिंपली क्या करना है, मैंने एक्चुअल बेस लूंगा। एक्चुअल बेस, ये एक्चुअल बेस का मतलब क्या है, जिस बेस पर रेट निकला हुआ है वही बेस मुझे चाहिए। मसलन अगर मेरा रेट निकला हुआ है लेबर और बेसिस पर, अब मैंने देखना है कि जो मैं प्रोडक्ट तैयार कर रहा हूँ उस पर कितने एक्चुअल लेबर आवर्स लग रहे हैं। ठीक है, वो एक्चुअल बेस सेलेक्ट करूंगा और इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। ओ ए आर का वर्ड हम यूज करते हैं रेट के लिए, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। तो ऑटोमेटिकली जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है वो भी प्रोडक्ट कॉस्ट का हिस्सा बन जाती है। डायरेक्ट तो पहले ही आ रही थी, अब इनडायरेक्ट कॉस्ट भी आपने उसमें ऐड कर दी। अब ये मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कंप्लीट हो गई, और जैसे प्रोडक्ट कंप्लीट हुई मैंने इसको ट्रांसफर कर दिया फिनिश गुड्स में, जो मैं पिछले फ्लो चार्ट में भी आपको शो कर चुका हूँ। ठीक है जी। अब ये पूरा प्रोसेस पूरा साल चलता रहता है, या एक क्वार्टर चलता है। क्वार्टरली मोस्टली मैनेजमेंट अकाउंटिंग में मंथली या क्वार्टरली क्लोज होते हैं अकाउंट। तो अब 6 स्टेप पे जिस वक्त पीरियड एंड होता है, हम कैलकुलेट करते हैं अंडर या ओवर एब्जॉर्ब्ड। कैलकुलेट अंडर या ओवर एब्जॉर्ब्ड। ये याद रखिएगा कि ये जो आप एब्जॉर्ब कर रहे हो ये सब एस्टिमेट है, और दूसरी तरफ एक्चुअल एक्सपेंस भी हो रहे होंगे। सम टाइम कॉस्ट ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाती है और सम टाइम कम एब्जॉर्ब होती है, अंडर या ओवर एब्जॉर्ब। ठीक है, अगर अब इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल दो कैलकुलेशन करेंगे कि मैं देखूंगा एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड कितने हैं, पूरे साल में एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स कितने हैं। अब ये पूरा कैलकुलेशन आपके पास होगा, लेजर होगा, आप वहां से देख लोगे कि ये एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड है जो आपने स्टेप नंबर 5 पे निकाले हुए हैं। उसके बाद एक्चुअल ओवरहेड्स कितने हुए हैं। अब इन दोनों का मैं कंपैरिजन करूंगा। ठीक है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता अगर एक्चुअल माइनस एब्जॉर्ब कर रहे हैं या एब्जॉर्ब माइनस एक्चुअल कर रहे हैं। बस ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है कि अंडर और ओवर ठीक होना चाहिए। मैं जिस तरह लिख रहा हूँ एब्जॉर्ब चूंकि पहले लिख रहा हूँ, अगर आंसर में आ रहा है तो एब्जॉर्ब ज्यादा थे, और एब्जॉर्ब इस सिचुएशन में मेरा प्लस में आएगा। और अगर आंसर माइनस में आ रहा है तो ये बड़ा क्लियर शो कर रहा है कि एब्जॉर्ब कम है, एक्चुअल ज्यादा है। तो एक्चुअल ज्यादा है, एब्जॉर्ब कम है, एब्जॉर्ब नेगेटिव वैल्यू जो है अंडर एब्जॉर्ब को शो करेगी। अंडर एब्जॉर्ब
ओवरहेड्स। ठीक है जी, ये अब्सॉर्ब्ड ओवरहेड्स आ गए, ये एक्चुअल आ गए। अगर आंसर इस सिचुएशन में प्लस में आ रहा है तो ओवर अब्सॉर्ब्ड, माइनस में आ रहा है तो अंडर अब्सॉर्ब्ड। और अगर मैं एक्चुअल को पहले लिख दूं तो प्लस प्लस में जो आएगा वो मेरा अंडर अब्सॉर्ब्ड हो जाएगा, और जो माइनस में आएगा वो ओवर अब्सॉर्ब्ड हो जाएगा। जिस तरह मर्जी लिखे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और आखिरी स्टेप हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। ये पूरा चैप्टर की डिस्कशन मैंने किया कि क्या क्या आएगा। अभी मैंने ब्रीफली इंट्रोडक्शन दिया, अब एक एक स्टेप को लेकर चलेंगे। अब मैं क्लोज करूंगा अंडर या ओवर एब्सॉर्ब्ड ओवरहेड्स को, अंडर और ओवर एब्सॉर्ब्ड ओवरहेड्स। जो भी अंडर या ओवर एब्सॉर्ब्ड हुए हैं हमारे ओवरहेड्स, उसको मैं क्लोज करता हूं। अच्छा, जब मैं क्लोज करता हूं, इसके लिए दो मेथड होते हैं। एक तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, क्लोज टू सीजीएस, कि अंडर या ओवर एब्सॉर्ब्ड होगा तो क्लोज कर देंगे हम सीजीएस को। अभी मैं एंट्रीज नहीं डिस्कस कर रहा, वो बाद में करेंगे जिस वक्त हम 7 स्टेप पे दोबारा आएंगे। सेकंड, क्लोज टू इंटायर प्रोडक्शन, यानी इसकी कॉस्ट सिर्फ सीजीएस को ट्रांसफर मत करो, बल्कि इंटायर प्रोडक्शन को करो। और इसकी भी डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे, इंटायर प्रोडक्शन में किस किस को क्लोज कर सकते हैं और क्यों इसको क्लोज करेंगे। ठीक है, इसको इंटायर प्रोडक्शन मेथड भी कहते हैं और इसको सीजीएस मेथड भी कहते हैं, इन अदर वर्ड्स। ठीक है जी, ये 7 स्टेप है इस चैप्टर के ओवरहेड्स के। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे आसान क्वेश्चन जो कंसीडर होता है वो ओवरहेड्स है, बहुत इजी होता है। हाँ, इसका जो अब इसका क्वेश्चन किस तरीके से आता है, ये 7 स्टेप मैंने आपसे डिस्कस किए हैं। ये जो पहले स्टेप्स हैं आपके, एलोकेशन, अपॉर्शनमेंट और रीअपॉर्शनमेंट, ये एक स्टेप होता है। ये एक ही स्टेप में आपने करना होता है। मैंने तो 3 स्टेप लिखे, लेकिन तरतीब से हम तीनों लेते हैं, लेकिन एक ही शीट में तीनों कर रहे होते हैं। ये एग्जामिनेबल होता है एज अ सेपरेट क्वेश्चन। फिर उसके बाद का जो पोर्शन है, जो 4 और 5th जो है, और 6 भी उसके साथ अंडर ओवर अब्सॉर्ब, शायद वो 7 भी ऐड कर दे, ये सारा का सारा अलहदा क्वेश्चन होता है। ये ओवरऑल एक क्वेश्चन, ओवरऑल 7 स्टेप का एक क्वेश्चन नहीं बनता, वो तो फिर बहुत ही लेंथी हो जाता है। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब इसकी तरफ मैं आता हूं जी। पहला हम स्टेप करेंगे एलोकेशन एंड अपॉर्शनमेंट। पहले हम इसको डिस्कस करेंगे, स्टेप 2 स्टेप्स को, एलोकेशन एंड अपॉर्शनमेंट। अपॉर्शनमेंट, इसकी हेडिंग दे रहा हूं और इससे नीचे एक डाटा लिख रहा हूं कि कैसे इसको एलोकेट और अपॉर्शन करें। ठीक है, ये हमारे पास ओवरहेड्स लिस्ट है, लिस्ट ऑफ ओवरहेड्स, प्रोडक्शन ओवरहेड्स। अब इससे सबसे पहले मैं लिख रहा हूं इनडायरेक्ट लेबर। ये हमारे डाटा दिया हुआ है, ए और बी, उसी तरह हम लेंगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, वाई और जी हम लेंगे सर्विस डिपार्टमेंट्स। ये से ऊपर लिख लेते हैं, दीज टू आर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स और दीज टू आर सर्विस डिपार्टमेंट्स। अब इनडायरेक्ट लेबर हमें दी हुई है जी 7,000, 12,000, 3,000, 1,000। एंड पे कॉलम बनाना था, वो भी बना लेते हैं 23,000। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट उससे हेड हमें दिया फैक्ट्री रेंट। फैक्ट्री रेंट उसने हमें दिया जी 50,000। टोटल में लिख रहा हूं। देन फिर वो हमें लिख रहा है जी पावर कॉस्ट, ये हमें दी हुई है 30,000। हीट एंड लाइट, 10,000। सप्लाईज,
3000, 3000, 1000, 2000 is equal to 9000. उसके बाद मशीनिंग कॉस्ट 36,000 और आखिरी में लिख रहा हूं डेप्रिसिएशन ऑन मशीन। ये नॉर्मली एग्जाम में 10 से 12 भी आ जाती हैं मशीन्स, दैट इज 15,000। ठीक है, इससे नीचे फिर हमें फर्दर देता है जी अदर डाटा। अब अदर डाटा में हमें वो दे रहा है जी मशीन आवर्स, मशीन आवर्स वो लिखता है जी डिपार्टमेंट ए में 30,000 मशीन आवर्स लग रहे हैं और डिपार्टमेंट बी में 78,000 और मशीन आवर्स वाई और जी में नहीं है क्योंकि वो सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं। इसके अलावा लिखता है एरिया ऑक्युपाइड, $5,000 square feet. This is in square feet. 3,000 square feet, 1,000 square feet, 1,000 square feet. उसके बाद लाइट पॉइंट्स, अब लाइट पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं जी 200, 600, 150 and 50 and then लाइट पॉइंट के बाद मशीन वैल्यू इन रुपीस, $200,000 and 100,000. Machine is not available in Y and Z. और आखिरी में लिख रहा हूं आपके पास किलोवाट आवर्स, $4,000 and 2,000. That's all. ये मैंने आपके सामने एक डाटा लिया, आपने इसकी एलोकेशन और अपोर्शनमेंट करनी है। ठीक है, तो प्लीज इसकी पिक्चर ले लें ताकि हम अगली शीट पे जब सॉल्व करें तो आपके पास ये डाटा मौजूद होना चाहिए। जी, अब मैं स्टार्ट लेता हूं नेक्स्ट शीट में इसका सॉल्यूशन। इसमें सबसे पहले हम हेडिंग देते हैं नेम ऑफ द कंपनी, सेम उसी तरह जो भी नेम होगा वो तो मैंने क्वेश्चन में नहीं लिखा, नेम ऑफ कंपनी। और दूसरी लाइन पे हम लिखेंगे ओवरहेड अपॉर्शनमेंट शीट, अपॉर्शनमेंट शीट। ठीक है जी, अब इसमें आपने कॉलम्स कौन कौन से बनाने हैं? ऑब्वियसली पहले तो हम एलिमेंट्स लिखेंगे या हेड्स लिख लें, जो भी आप लिख लें। एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, कौन कौन से एलिमेंट्स दिए होंगे? सेकंड में मैं इसको लिखूंगा टोटल, यानी टोटल अमाउंट क्या गिवन है, और उसके बाद मैं लिखूंगा इसके लिए बेस क्या सिलेक्ट की है मैंने, बेस लिखना बहुत जरूरी है। और अब उसके बाद दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं,
ए और बी, इसके ऊपर मैं लिख दूंगा प्रोडक्शन, और फिर दो डिपार्टमेंट और हैं सर्विस, वाई एंड जी। प्रोडक्शन, ये कंप्लीट शीट होती है हमारी, जिसको ओवरहेड अपॉर्चनमेंट शीट कहते हैं। अच्छा, अब इसमें स्टेप किस तरह होंगे उसी को माइंड में रखना है। हमने दो स्टेप पढ़े थे, चूंकि ये जो शीट होती है इसमें एलोकेशन भी होती है, अपॉर्चनमेंट भी होती है और री अपॉर्चनमेंट भी होती है, और इसी तरतीब से हम करते हैं एलोकेशन, अपॉर्चनमेंट और री अपॉर्चनमेंट। लेकिन अभी जो मैंने क्वेश्चन लिया वो री अपॉर्चनमेंट का नहीं लिया, क्योंकि उसके लिए 3 मेथड है, इसलिए उसको अलग से डिस्कस करूंगा। तो इस वक्त जो मैं कर रहा हूँ सिर्फ 2, एलोकेशन एंड अपॉर्चनमेंट। तो अब कैसे पता लगेगा एलोकेशन कौन कौन सी है? देखिए, क्वेश्चन में को सामने रखें, क्वेश्चन के अंदर आप देख सकते हैं कि जो अमाउंट डिपार्टमेंट वाइज ट्रांसफर हुई है, ऑलरेडी ट्रांसफर है और टोटल उसका टैली कर रहा है, वो इसका मतलब एलोकेटेड कॉस्ट है। जैसे क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले इनडायरेक्ट लेबर दिया हुआ, इनडायरेक्ट लेबर देखें, टोटल कॉस्ट गिवन है, टोटल कॉस्ट हमें गिवन है 23,000। इसके लिए बेस कोई लेने की जरूरत नहीं है, इसके लिए हम सिर्फ वर्ड लिखेंगे एलोकेटेड, कि ये ऑलरेडी एलोकेटेड है। अब ए में देखेंगे, ए में कितनी एलोकेट हुई है, गिवन है क्वेश्चन में 7,000, बी में एलोकेट हुई है 12,000, इवन वाई में एलोकेट हुई है 3,000, और जी में एलोकेट है 1,000। अगर इसको सम करेंगे तो आप देखेंगे कि इट इज इक्वल टू 23,000। तो 12 प्लस 7 19 प्लस 3 22 और 1 23। ओके, अब दूसरी आइटम देखें, सप्लाईज। ये सबसे पहला काम एग्जाम में करना ये होता है कि आप एलोकेटेड अमाउंट उठा दें। सप्लाईज को देखें तो इसकी टोटल अमाउंट जो है वो हमें गिवन है 9,000, जिसमें एलोकेटेड, ये भी एलोकेटेड है, और इसमें ए में 3,000, बी में 3,000, सी वाई में 1,000, और वाई और सॉरी जी में 2,000। अब अगर इसको प्लस करें, 3 प्लस 3 6 और 1 7 और 2 9, 9,000 कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद ये खत्म हो गए एलोकेशन, ठीक है। एलोकेशन के बाद अब मैंने अपॉर्शनमेंट शुरू करनी है। देखिए, वो एक्सपेंसेस जो क्वेश्चन में मैंने टोटल कॉलम में लिखे थे और डिपार्टमेंट्स में नहीं लिखे, इसका मतलब है कि उसको मुझे अपॉर्शन करना पड़ेगा। अब जब अपॉर्शनमेंट शुरू करूंगा तो एक एक हेड लेते जाते हैं। पहला हेड है फैक्ट्री रेंट। फैक्ट्री रेंट जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है दैट इज 50,000। अच्छा, अब मुझे बेस चाहिए। बेस आपने सिलेक्ट करनी है, अभी हमने पढ़ा था डेफिनेशन में फेयर बेसिस पर होनी चाहिए। आपके पास डिफरेंट बेसिस नीचे दी हुई है, वी हैव टू सिलेक्ट व्हिच वन इज द बेस्ट वन। इसमें अब बेसिस कौन कौन सी गिवन है? मशीन आवर्स गिवन है, एरिया ऑक्यूपाइड गिवन है, लाइट पॉइंट्स है, मशीन वैल्यू है और किलोवाट आवर्स है। तो बताइएगा, आप में कोई भी स्टूडेंट बता सकता है कि ये फैक्ट्री रेंट किस बेसिस पे करूं? एनी स्टूडेंट? सर एरिया और ऑक्यूपाइड। एरिया ऑक्यूपाइड, यानी इसका मतलब ये हुआ कि बेस में ले लेता हूं इन स्क्वायर फीट, क्योंकि स्क्वायर फीट में है ना, तो मैं यहाँ स्क्वायर फीट लिख लूंगा सिर्फ। और अब इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है? इसके लिए सिर्फ एक रेट के लिए वर्किंग बनानी होती है, और वो वर्किंग में हम क्या करेंगे कि मैं पहले कैलकुलेट करता हूँ रेट पर स्क्वायर फीट, और इसको मैं लिखता जाऊंगा। ये सबसे पहले रेंट को ले रहा हूँ, फैक्ट्री रेंट। और इसकी रेट कैसे निकलेगा? देखिए, टोटल कॉस्ट हमें कितनी गिवन है? 50,000, और टोटल स्क्वायर फीट कितने हैं? क्वेश्चन में देखें तो टोटल स्क्वायर फीट कितने हैं, इसको टोटल कर लेते हैं। देखिए, स्क्वायर फीट गिवन है पहले में, एरिया ऑक्यूपाइड जो है 5,000, 3,000, 1,000, 1,000, तो ये 10,000 हो गया। तो इसको प्लस करके इसको डिवाइड किया, तो इट मींस का जो रेट आ गया मेरे पास वो ₹5 पर स्क्वायर फीट है, ₹5 पर स्क्वायर फीट। अब मैं इसमें कॉस्ट एलोकेट करना चाहता हूं, तो ए डिपार्टमेंट ने कितना एरिया कवर किया हुआ है? 5,000 स्क्वायर फीट। तो 5,000 इंटू 5, वो जो रेट निकाला है 25,000 रेंट में ट्रांसफर करूंगा, अपोर्शन करूंगा ए को। बी के पास एरिया है 3,000, 3,000 इंटू 5, 15,000। इसी तरह वाई को लेते हैं,
y के पास और z के पास दोनों के पास इक्वल एरिया 1000 1000, तो इसका मतलब 5000 की कॉस्ट मैंने y को ट्रांसफर की और 5000 की कॉस्ट मैं ट्रांसफर करूंगा z को। अब अगर इन चारों को मैं सम करता हूं तो एग्जैक्टली ये 50000 के इक्वल ही आ रहे हैं। 25000 प्लस 15000 प्लस 5000 प्लस 5000। ठीक है, इस तरीके से हम सारे के सारे एक्सपेंसेस को अपोर्शन करते चले जाएंगे। लेकिन इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि बेस आपने प्रॉपर्ली सिलेक्ट करनी है। अब इसके बाद नेक्स्ट कॉस्ट है पावर कॉस्ट। सर यहाँ पे हमने एरिया ऑक्युपाइड जो बेस सिलेक्ट किया है, सर किन बेसिस पे हमने इसको लिया है? क्योंकि रेंट होता ही एरिया पे है ना, जितना एरिया ज्यादा होगा उतना रेंट ज्यादा होगा। उसके लिए सबसे बेस्ट बेस ही एरिया है। देखिए आप बाकी बेसिस को लगा के देख ले, आपको खुद आइडिया हो जाएगा। मशीन आवर्स बेसिस पे हो नहीं सकता रेंट, ठीक है, लाइट पॉइंट पे हो नहीं सकता, मशीन वैल्यू पे बिल्कुल ही नहीं हो सकता, किलोवाट आवर्स भी नहीं हो सकता। तो सबसे जो क्लोजेस्ट और सबसे बेस्ट बेस होती है हम उसी को लेते हैं। एरिया जो है दैट बेस्ट रिप्रेजेंट द फैक्ट्री रेंट। ठीक है, पावर कॉस्ट की तरफ आए तो पावर कॉस्ट हमारी 30,000 टोटल दी है। नाउ लेट्स स्टार्ट। अब आप लोग मुझे बताएं कि इसके लिए क्या आपकी बेस्ट बेस है। किलोवाट आवर। किलोवाट आवर, KWH किलोवाट आवर्स, ये मेरी बेस्ट बेस होगी। ठीक है, अच्छा अब एक चीज जेन में आ सकती है जी, मशीन आवर्स। देखिए मैंने अभी बताया मशीन आवर्स दूसरा ऑप्शन रखूंगा मैं। वजह क्या है, मशीन आवर्स पे अगर मैं ले लेता हूँ, हो सकता है एक ऐसी मशीन हो जो कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रही हो और एक मशीन ज्यादा कर रही हो, तो फिर मैं ऑर्स को कैसे ले सकता हूँ? यानी एक ऐसी मशीन जो कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रही है वो ज्यादा ऑर्स ले रही है, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा ओवरऑल कंज्यूम कर रही है, तो इसलिए मशीन आवर्स इज नॉट अ बेस्ट बेस। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में किलोवाट आवर्स ना दिए होते तो फिर मेरे पास दूसरी ऑप्शन नहीं होती, तो मैं मशीन आवर्स की तरफ जाऊंगा। इसलिए बेस्ट पॉसिबल सिचुएशन में आपने देखना है। तो यहाँ पर पावर कॉस्ट दूंगा और इसके लिए मैं रेट निकालूंगा, ऊपर हेडिंग दी पावर कॉस्ट, और इसके लिए मैं रेट निकाल रहा हूं रेट पर किलोवाट आवर्स। अब देखिए हमारी टोटल कॉस्ट क्वेश्चन में अभी हमने लिखी है कितनी है, 30,000। अब इसको डिवाइड कर दोगे आप टोटल किलोवाट आवर्स में। अब देखें जो टोटल किलोवाट आवर्स जो है वो सिर्फ दो डिपार्टमेंट्स के दिए हुए हैं, ए और बी के, डजंट मैटर। अगर दो के भी दिए, हमें तो टोटल चाहिए, तो टोटल 6,000 है, तो 6,000 को डिवाइड करो 30,000 पे, तो इसका रेट भी वही बन रहा है ₹5, लेकिन ये पर स्क्वायर फीट नहीं है, ये पर किलोवाट आवर्स है। अच्छा अब इसको 5 रेट आया। अब जब मैं कॉस्ट एलोकेट करने लगता हूं तो हम देखते हैं डाटा में, तो हमारे पास मशीन सॉरी किलोवाट आवर्स एक डिपार्टमेंट में 4,000 है, तो 4,000 इंटू 5 20,000, और इसी तरह 2,000 इंटू 5 10,000। और y और z में कोई किलोवाट आवर्स नहीं है, इसलिए हम इसको नील कर रहे हैं। और वैसे भी देखें तो टोटल अमाउंट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद नेक्स्ट कॉस्ट है हीट एंड लाइट। हीट एंड लाइट, अच्छा हीट एंड लाइट की जो कॉस्ट है वो 10,000 है। सो प्लीज स्टूडेंट्स बताइएगा इसके लिए बेस क्या लूं? लाइट पॉइंट्स, ठीक है। और अगर क्वेश्चन में लाइट पॉइंट ना दिए होते तो ऑलवेज रिमेंबर हीट एंड लाइट भी एरिया इन स्क्वायर फीट पे मैं करता, तो सबसे फिर दूसरे नंबर पे वो बेस्ट होती। अब लाइट पॉइंट ये इसको फर्दर एक्सप्लेन करता हूँ नॉलेज के लिए आपको। देखिए आपके नॉर्मली 3 टैरिफ्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। एक टैरिफ होता है जिसको डोमेस्टिक कहते हैं, वो तो बिजनेस में अप्लाई होना नहीं है, उसको तो निकाल दें। अब रह गए दो, एक होता है कमर्शियल और एक होता है इंडस्ट्रियल। ठीक है, अब फैक्ट्री के अंदर जो आपकी इंडस्ट्री लगी होती है उसके अंदर जो मशीन्स चल रही होती हैं वो हैवी इलेक्ट्रिसिटी पर होती हैं, इसलिए वहां पर अलग ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं। उसकी जितना भी बिल आता है उसको हम पावर कॉस्ट कहते हैं। लेकिन आप सारी की सारी इलेक्ट्रिसिटी वो कंज्यूम नहीं करते, आप बल्ब वगैरह लगाने हैं तो उसको यूज करेंगे तो टैरिफ बहुत हाई हो जाता है। तो अक्सर फैक्ट्रीज में, बल्कि 100% फैक्ट्रीज के अंदर दूसरी इलेक्ट्रिसिटी जिसको कमर्शियल कहते हैं उसको भी लगाया जाता है ताकि उसको इलेक्ट्रिसिटी को यूज किया जाए, क्योंकि उसमें मशीन तो चल ही नहीं सकती। ठीक है, तो इसलिए हीट एंड लाइट भी इलेक्ट्रिसिटी है। और इसको अगर आप देखें, इसके लिए आपने लाइट पॉइंट कहा जो कि बिल्कुल ठीक है, तो हीट एंड लाइट की तरफ आते हैं और इसका मैं रेट निकालता हूं, रेट पर लाइट पॉइंट, पर लाइट पॉइंट। अब देखिएगा इसकी जो टोटल कॉस्ट गिवन है दैट इज इक्वल टू 10,000।
और टोटल लाइट पॉइंट चेक कीजिएगा, 200 प्लस 600 150 50, इसको प्लस करें तो ये 1000 आ रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर रेट आ रहा है ₹10 पर लाइट पॉइंट, पर लाइट पॉइंट, ठीक है। अगर 10 रुपीज रेट है और हमारे पास पहले डिपार्टमेंट ए में 200 लाइट पॉइंट्स है, इसका मतलब 2000 की कॉस्ट में एलोकेट करूंगा, अपोर्शन करूंगा ए को। इसी तरीके से 600 इंटू 10 6000 कॉस्ट बी को, देन 150 इंटू 10 150 इंटू 10 1500 कॉस्ट वाई को ट्रांसफर होगी, और 50 इंटू 10 500 कॉस्ट जी को ट्रांसफर हो रही है। अगर इसको प्लस करो 2000 प्लस 2000 4 प्लस 6 10,000 की कॉस्ट कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो कॉस्ट है वो मशीनिंग कॉस्ट है। मशीनिंग कॉस्ट, अच्छा, अब मशीनिंग कॉस्ट पे हमारे पास जो टोटल कॉस्ट गिवन है दैट इज 36,000। इसके लिए बेस बताइएगा, बेस्ट बेस क्या होनी चाहिए? मशीन वैल्यू। मशीन वैल्यू, ओके। अब ये यहाँ पर थोड़ी सी दो चीजें दी हुई है, मशीन आवर्स भी और मशीन वैल्यू भी, ठीक है। देखिए मशीन कॉस्ट का मतलब क्या है कि मशीन पर हमारी कॉस्ट क्या आ रही है, ऑपरेटिंग कॉस्ट है ना ये, जो कि हम ओवरहेड्स की बात कर रहे हैं तो ऑपरेशनल कॉस्ट है ये, यानी फैक्ट्री से रिलेटेड। भाई इसका मतलब ये है कि जो मशीन आप चलाते हैं उस पर ऑयलिंग होती है, उसकी रिपेयर मेंटेनेंस होती है एंड सो ऑन, बेशुमार एक्सपेंसेस होते हैं मशीन को चलाने के लिए भी। तो इट मींस कि मशीन अगर मैं लेकर रख लेता हूँ, उसकी वैल्यू को बेस बनाता हूँ, तो क्या वो रियलिस्टिक होगी? क्यों? अगर मैं एक मशीन नहीं भी यूज कर रहा तो उसका मतलब उसको मैं कॉस्ट एलोकेट कर रहा हूँ। तो इसलिए याद रखिएगा कि मशीनिंग कॉस्ट में सबसे बेस्ट बेस इस क्वेश्चन के मुताबिक मशीन आवर्स है। जो मशीन ज्यादा चलेगी उसमें ज्यादा मेंटेनेंस निकलेगी, ज्यादा कॉस्ट कंज्यूम करेगी, ठीक है, वो ऑयल भी ज्यादा कंज्यूम करेगी। अब ये मशीन आवर्स को बेस अगर मैं बनाता हूं तो रेट चाहिए मुझे इसका भी। अब मशीनिंग कॉस्ट का रेट निकालते हैं। मशीनिंग कॉस्ट का रेट, अब ये आएगा रेट पर मशीन आवर। अब देखिए मशीनिंग कॉस्ट मेरी है 36,000 और टोटल मशीन आवर्स कितने गिवन है क्वेश्चन में? 30,000 और 78,000, यानी 108,000 ये मशीन आवर्स गिवन है मुझे, मेरे पास ए और बी के। अगर इसको कैलकुलेट करें तो रुपीज 0.333। हाँ जी, ये हम मतलब 5 डेसिमल तक ले लेते हैं, 0.33333 पर मशीन आवर, यानी इन सिंपल वर्ड्स 1/3 भी कह सकता हूँ। तो अब देखें इसमें पहले में 30,000 है, तो 30,000 को अगर मैं 0.33 से मल्टीप्लाई करूं तो ये 10,000, राउंडिंग में मैं 10,000 ले आऊंगा, ये 9,999 बनेंगे तो मैं 10,000 कर दूंगा, तो बनता 10,000 है। और 78,000 को अगर इससे मल्टीप्लाई करूं तो ये कितनी बात है, ये अमाउंट 26,000 बनेगी। और y और z को कोई कॉस्ट एलोकेट नहीं करेंगे। अब मशीनिंग कॉस्ट के बाद आ जाता है डेप्रिसिएशन ऑन मशीन। डेप्रिसिएशन ऑन मशीन्स, अच्छा, अब मशीन की डेप्रिसिएशन देखें, इसकी कॉस्ट गिवन है 15,000, ठीक है। इसके लिए बेस क्या होनी चाहिए? मशीन वैल्यू, ठीक है, मशीन कॉस्ट, क्योंकि आपकी डेप्रिसिएशन जो है वो कॉस्ट पर बेस करती है, ठीक है। अब अगर मशीनिंग डेप्रिसिएशन के लिए मैं रेट निकालता हूं तो डेप्रिसिएशन रेट अक्सर परसेंटेज में होता है, तो हम वही कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर डेप्रिसिएशन रेट निकालता हूं तो क्या करूंगा कि मेरी डेप्रिसिएशन पूरे साल की 15,000 है ओवरऑल, और मेरी जो मशीन की कॉस्ट है वो 200 प्लस 100 यानी 300,000 है इन 200। अब इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करें तो कितने परसेंट आता है जी? 5%, यानी इसका मतलब मैं 5%
डिपार्टमेंट ए में 200,000 है, इसका 5% लूंगा तो 10,000, और मशीन बी जो है वो 100,000 है, इसको अगर 5% लूंगा तो 5,000, और बाय और जी में कोई मशीन नहीं है तो यहाँ कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगी। अल्टीमेटली अब आप इसको टोटल करेंगे, अब देखिए टोटल कॉस्ट मेरी कितनी आ रही है, 122, आई थिंक 173,000। आप चेक करते जाइएगा, मैं अपनी कैलकुलेशन कर रहा हूँ। सर ये जो डेप्रिसिएशन ऑन मशीन है सर, ये मशीन आर्ट्स पे भी बेस कर सकती है ना? जी कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है, क्योंकि आपका दो मेथड होते हैं ना, वो भी होता है ना यूजेज मेथड, यस सर, यस सर। उस पे भी हो सकती है। अगर आप उसको भी लेंगे तो एग्जामिनर गलत नहीं करेगा, ठीक है, ठीक है यानी सर। आप इस क्वेश्चन में उस पे भी ले सकते हैं। और ये एक चीज फर्दर ऐड कर दूं, बहुत सी बेसिस क्वेश्चन में बाज़ औक़ात इस तरह भी दी होती हैं जो आपकी कहीं यूज नहीं होनी, और कुछ बेसिस ऐसी होती हैं जो कि एक से ज्यादा जगह पर यूज होगी, तो इसलिए केयरफुली आपने इसको सिलेक्ट करना है। 7 और 3 10 30 55 65 75 79 77 सॉरी, इसका टोटल आ गया 77,000। इसको टोटल करते हैं जी, 15 30 40 40 और 32 72 और 5 77। अब इसे टोटल करेंगे 3 और 4 9 10,500, और आखिरी को टोटल करेंगे तो 5 और 2 7 8,500। ठीक है, तो 173 की कॉस्ट इन चारों का सम इसके इक्वल होना चाहिए। ठीक है जी, ये दो स्टेप हैं जिसको हम कहते हैं अपोर्शनमेंट और एलोकेशन एंड अपोर्शनमेंट। ये भी पास पेपर में आया हुआ है, नॉट वन टाइम, 2 से 3 मरतबा ही आया हुआ है। अच्छा, सब अगर थर्ड भी वो साथ दे दे तो वो मेथड बताएगा किस मेथड वो इसी को कंटिन्यू करना होता है, लेकिन यहाँ पर मैं अलग से डिस्कस करूंगा री अपोर्शनमेंट के लिए, चूंकि 3 मेथड पड़े थे। अब मैं आता हूँ री अपोर्शनमेंट में। हमने डिस्कस किया था री अपोर्शनमेंट डिपार्टमेंट कॉस्ट टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स, यानी अब मैंने Y और Z की कॉस्ट को ट्रांसफर करना है A और B को। अब किस बेस पे करना है, कैसे करना है, उसकी तरफ आएंगे। एग्जांपल लेता जाऊंगा। मेथड नंबर 1, डायरेक्ट एलोकेशन मेथड। डायरेक्ट एलोकेशन मेथड में हमने क्या पढ़ा था कि प्रोडक्शन सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को ट्रांसफर होगी, किसी दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को कॉस्ट ट्रांसफर नहीं होगी। यानी मीन Y की कॉस्ट Z को ट्रांसफर नहीं होगी और Z की कॉस्ट Y को ट्रांसफर नहीं होगी। ठीक है, अब डायरेक्ट एलोकेशन मेथड में आते हैं और मैं एग्जांपल यहां लिखता हूं कि कॉस्ट अपोर्शनड टू ए। अब मैं ये ऊपर वाली वैल्यू नहीं ले रहा, मैं अलग से वैल्यू ले रहा हूं 25,000। बी रुपीज 38,000। Y रुपीज 6,000। Z रुपीज 3,000। ठीक है, ये मैंने कॉस्ट नहीं, और ये याद रखिएगा कि ये हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं और ये हमारे सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं। अच्छा, अब उसके बाद फर्दर वो हमें इंफॉर्मेशन देता है कि ए Y कॉस्ट should be apportioned as 75-25, whereas Y cost should be apportioned as 40:60। ठीक है,
only to production departments, only to production departments। ठीक है, अब इसकी कॉस्ट किसी दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को ट्रांसफर नहीं करनी, सिर्फ और सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को ट्रांसफर होगी। इसी तरीके से हमारी शीट बनी होगी, यहाँ ए, बी और वाई और सी की वैल्यू आ रही होंगी। अब जैसे यहाँ वैल्यू आ रही है, मैं यही इसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ। जैसे इसकी वैल्यू है 25,000, इसकी वैल्यू है 38,000, इसकी वैल्यू है 6,000 और यहाँ वैल्यू है 3,000। अब सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूंगा, ये जो स्पेस है मेरे पास यहाँ पर, तो मैं इधर ला रहा हूँ। फिर सबसे पहले x की कॉस्ट को मैं अपोर्शन कर रहा हूँ। x की कॉस्ट मेरी y की, x तो है नहीं इसमें, y और z है। y की कॉस्ट आ रही है 6,000। ये 6,000 यहाँ से माइनस करता हूँ, और चूंकि डायरेक्ट एलोकेशन मेथड है तो पहले ही मैं यहाँ नील लिख दूंगा। क्यों? क्योंकि y की कॉस्ट z को ट्रांसफर नहीं हो सकती। जब कॉस्ट इसको ट्रांसफर नहीं होगी तो इसकी कॉस्ट सिर्फ ए और बी को ही ट्रांसफर होगी। और रेशो दी हुई है 75-25, यानी इसका 75% जो है वो ट्रांसफर होगा ए को और 25% ट्रांसफर होगा बी को। अगर इसको कैलकुलेट करें तो 4500 आप अपोर्शन करेंगे ए को और 1500 अपोर्शन करेंगे आप बी को। सेम इसी तरीके से अब ये तो जीरो हो गया, इसको मैं डबल लाइन लगा के क्लोज करूंगा कि दोबारा इसको कॉस्ट एलोकेट नहीं होनी। उसके बाद मैं जी की कॉस्ट लूंगा, जी की कॉस्ट मेरी है 3,000। अब ये 3,000 यहां से माइनस किया और ये 3,000 मैं ट्रांसफर करूंगा किस रेशियो से, 40 और 60। और नेचुरल सी बात है, इस कॉस्ट वाई को ट्रांसफर नहीं हो सकती, इसलिए भी इसको डबल लाइन लगा दी थी कि डायरेक्ट एलोकेशन मेथड है। डायरेक्ट एलोकेशन मेथड में किसी सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को ट्रांसफर हो ही नहीं सकती। तो लिहाजा ये 3,000 की अमाउंट का 40% यानी 1,200 में ट्रांसफर करूंगा ए को और 1,800 ट्रांसफर करूंगा बी को। अल्टीमेटली इन तीनों को सम कर दूंगा, ये मेरी ए की कॉस्ट हो गई और ये मेरी बी की कॉस्ट हो गई आफ्टर रीअपोर्शनमेंट। ठीक है, इफ द मेथड नंबर 1 इज फॉलोड, और इसके अंदर देखें y और z की कॉस्ट ऑटोमेटिकली जीरो हो चुकी है। ये याद रखेगा, मेरी कॉस्ट कंप्लीट हो ही नहीं सकती जब तक सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट जीरो ना हो जाए। ये पहला मेथड था, ये बहुत इजी होता है और ये ऑब्वियसली इस पेपर में टच भी नहीं हुआ अभी तक, और ना ही मैं इसको प्रेडिक्ट करता हूँ कि ये आएगा, क्योंकि इट्स द मोस्ट इजीएस्ट मेथड। ठीक है, लेकिन ज्यादा जो आता है वो आपका रीअपोर्शनमेंट मेथड में, आपके अगले दो मेथड में से खास तौर पे जो आखिरी हमने पढ़ा था रेसिप्रोकल मेथड, वो ज्यादा एग्जामिनेबल होता है। ठीक है, तो अब दो मेथड मेरे पास रह गए, वो इंशाल्लाह अगले इसमें हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब मुझे बताइएगा कि मैंने लेबर के क्वेश्चन आपको दिए थे? यस सर, सेंड किए थे। अच्छा, दिए थे। बस ये एक लेक्चर में ओवरहेड पे और रखूंगा, उसके बाद फिर हम लेबर और ओवरहेड दोनों की हम प्रैक्टिस शुरू करेंगे पहले, और उसके बाद फिर अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे जो कि मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग होगा। ठीक है, ये सीक्वेंस ये है, मैं बता देता हूँ अभी से। पहले हम मटेरियल कर चुके हैं, उसके बाद लेबर के हम प्रैक्टिस रहती है हमारी, और उसके बाद ओवरहेड्स में मैंने बताया कि इसको भी अभी हम करके फिर इसकी प्रैक्टिस शुरू करेंगे, दोनों टॉपिक्स की। एक तो रिवाइज भी हो जाएगा और प्रैक्टिस भी कर लेंगे। अच्छा, अब इसमें फर्दर जो है आपको ज़हन में रखेगा, पास्ट पेपर जो हैं जो कैफ लेवल के, वो मैं एंड पे रखा करता हूँ कि जिस वक्त ये सारा कोर्स कंप्लीट करके फिर दूसरी दफा मैं रिवाइज करवाऊंगा कोर्स, और रिवीजन के बाद मैं साथ साथ जो प्रैक्टिस कराऊंगा वो सिर्फ पास्ट पेपर्स की होगी कैफ के। और इसमें अगर आप बुक से करोगे, बुक में कुछ दिए हुए हैं वो आप कर सकते हो, लेकिन शायद आपको कुछ क्वेश्चंस में प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़े। ठीक है, तो मैं ये दो फेजेस में करवाता हूँ इसको, कॉस्ट को। तो पहले फेज में हमने सिर्फ वो क्वेश्चन करने हैं जो अदर देन कैफ है, पास्ट पेपर के इसमें भी है लेकिन कैफ के अलावा। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इसे आगे मूव करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।